बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर पंगा हो रहा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। दावा किया जा रहा है कि इस नई नीति से आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के अधिकारियों को न्याय संगत अवसर मिलेंगे, जिससे न सिर्फ लंबित प्रमोशन की राह फिर से खुल सकेगी, बल्कि खाली होने वाले पदों के लिए नई भर्तियां भी की जा सकेंगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सपाक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। उसका मानना है कि इस प्रक्रिया से आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य वर्ग को नुकसान पहुंचेगा। इस पर चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों का पदोन्नति को लेकर 9 साल से चला आ रहा इंतजार खत्म हो रहा है। राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के नए प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में सहमति मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन से जुड़े नियम और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि 9 साल से प्रमोशन बंद होने से बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी बगैर पदोन्नत हुए रिटायर हो रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की कार्य क्षमता पर विपरीत असर पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों का मनोबल भी घट रहा है। इसलिए सरकार ने पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी दी है। इसके लिए हर विभाग में बाकायदा एक पदोन्नति समिति बनाई जाएगी। पदोन्नति के लाभ से निलंबित, अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलने वाले, कोर्ट से दोषी या फिर विभागीय तौर पर सजा भुगतने वाले कर्मचारी वंचित रखे जाएंगे। सरकार के इस फैसले से जहां कई कर्मचारी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी संगठन सपाक्स ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाले दोहरे लाभ की मुखालफत करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार संभावित विरोध से निपटने के लिए हाईकोर्ट जाने का मन भी बना चुकी है। न्यायालय में मिलने वाली किसी भी चुनौती से पहले ही सरकार ने कैविएट दाखिल करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद सरकार का पक्ष और पुख्ता माना जा रहा है। बहरहाल असंतुष्ट कर्मचारी संगठनों और विरोध के बीच जनवरी 2026 से होने वाली पदोन्नति को सरकार कैसे अमली जामा पहनाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो प्रमोशन में पंगा, इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुधीर नायक जी हैं, अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ है, घनश्याम दास भकोरिया जी हैं, अजाक्स के नेता हैं, प्रवेश गौतम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हम खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भकोरिया जी, आपसे पहला सवाल, ये जो भी सरकार ने ये नियम बनाए हैं प्रमोशन के लिए, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? अजाक्स संतुष्ट है? सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का और डॉक्टर मोहन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहूँगा जी, कि 9 साल से उलझी हुई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा फैसला दिया है और बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा थी कर्मचारियों की कि विगत 9 वर्षों से पदोन्नति नहीं हो रही थी, दुखी थे, बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे थे, साथ ही साथ जी शासन का कार्य बड़ा प्रभावित हो रहा था जी, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत कमी थी। पदोन्नति वाले पद ज़्यादातर 50 से 75% पद खाली पड़े हुए थे। तो एक शासन को एक गति मिलेगी और इसमें सभी वर्ग का है। तो हाँ, ये अवश्य बोलूँगा कि इस नियम से आरक्षित वर्ग का कुछ अहित हुआ है, क्योंकि गया तो आरक्षित वर्ग का ही है, क्योंकि जो मिला था उसमें से थोड़ा सा कम है। लेकिन कितना चाहते थे आप? इसमें ऐसा था कि सबसे पहले अनारक्षित वर्ग का डीपीसी होना चाहिए। तो वही तो है, सबसे पहले आरक्षित वर्ग के नहीं, अनारक्षित जी, अनारक्षित वर्ग की डीपीसी से क्या होता कि जो मेरिट के आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्हें भी अवसर मिलता। अब इसमें क्या हुआ है कि जब पहले अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की जब डीपीसी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग के जो मेरिट के लोग होंगे वो अपने आरक्षित पदों पर चले जाएंगे जी। शेष जो 64% पद मिलेंगे वो अनारक्षित वर्ग के लिए पूरी तरह नहीं, उसमें भी है कि उसमें भी आरक्षित वर्ग के लोग प्रमोट होंगे, और ये तो आपका 36% है ही। हाँ, तो उसमें भी तो हो रहे हैं हाँ, ना? उसमें तब हो रहे हैं
कि जब उसके बाद भी सीनियर का मतलब ऐसा है कि अगर कोई भर्ती 2005 में हुई है जी। सामूहिक, और ऐसे कर्मचारी जो 2005 में आरक्षित वर्ग से आए हैं, लेकिन अब पदोन्नति का, अब जो सीनियर है, अब पदोन्नति 2010 में अगर हो रही है और वो अनारक्षित वर्ग में या पूरी सूची में ऊपर है, सीनियरिटी में है, तो ऐसी स्थिति में वो तो स्वाभाविक सीनियरिटी अवसर तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो अनारक्षित पद हैं वह आरक्षित तो नहीं है, और अनारक्षित पदों पर सभी का हक होता है, भले एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को अवसर मिलता है, इसलिए उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन पहले ऐसे था कि अवसर मिलता था, लेकिन फिर भी अजाक्स माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से संतुष्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ा थी कर्मचारियों का, सबका हित है, और उसमें ये बहुत अच्छा, मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा कि बहुत अच्छा विचार किया है कि ठीक है 64% पूरा उनको मिल रहा है, अच्छा है। पूरा कहाँ मिल रहा है? हाँ भाई अनारक्षित वर्ग के भी तो प्रमोट होंगे। देखिए, हाँ अनारक्षित वर्ग के होंगे ना, अनारक्षित वर्ग के लिए तो है पूरा प्रमोट, भाई अनारक्षित वर्ग के लिए तो 64 फिट है। मतलब उनका कहना है कि लेकिन दोहरा लाभ मिल एक रहा है प्रावधान और किया सरकार ने जी, कि यदि ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट डीपीसी होगी तो जितने पद अगर सीनियरिटी में जाते हैं उसका समायोजन का भी तो प्रावधान रखा है, भाई उतने कम करेंगे वो जी भाई। चलिए हम नायक जी से पूछ लेते हैं। नायक जी, जो भी है, जो हमें सुनने को मिला है कि सपाक्स इसका विरोध कर रहा है। सपाक्स तो विरोध कर ही रहा है, और भी कई कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, और जो भी न्यायप्रिय लोग हैं जी, जिनके अंदर एक न्याय की भावना है, वो सब इसका विरोध करेंगे। और मैं पूरी तरीके से ये पदोन्नति नियमों से असहमत हूं, और मैं ये आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा? भाई हम न्याय की बात चाहते हैं जी। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं जी, मैं पदोन्नति में आरक्षण का भी विरोधी नहीं हूं जी। भाई 36% अगर आबादी में आरक्षित वर्ग का प्रतिशत है तो 36% पद उनको हर स्टेज पे मिले, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि नियम ये कहते हैं कि वो 36% अपना कोटा भी ले लेंगे और बाद में फिर वो अनारक्षित भी आ जाएंगे जी। तो और इसका ये नुकसान हम लोग पहले देख चुके हैं, जो 2002 के नियम थे जी, कि ऊपर के पदों पे 100% आरक्षण हो गया था। जैसे मैं अपना मंत्रालय का उदाहरण बताऊं कि हमारे यहां पर अंडर सेक्रेटरी के 65 पद हैं, उसमें 58 पर आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच गए थे जी। तो जो 64% आबादी है उसके लिए केवल 7 पद जी, और 36% लोगों के लिए 65 में से 58 पद जी। ये मैंने केवल मंत्रालय का एग्जाम्पल बताया, और ये स्थिति हर विभाग में थी। पीडब्ल्यूडी में 7 ईएनसी के पद हैं तो उसमें 6 पे आरक्षित वर्ग के ईएनसी, चाहे पीएचई हो, वेटनरी हो, हर जगह ये स्थिति निर्मित हो गई थी जी। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके उच्च पदों पे पहुंचने के पूरे अवसर ही समाप्त हो गए थे, और इसी कारण से लोग कोर्ट गए। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो लोग कोर्ट गए, और कोर्ट ने भी हमारी बात को स्वीकार किया और पदोन्नति के नियम निरस्त कर दिए, और वही नियम माने पुरानी दवाई को नई पैकिंग में प्रस्तुत कर दिया। ये नए नियमों में नया कुछ भी नहीं है, सब पुराने प्रावधान हैं। आरक्षित वर्ग के लोग अपना कोटा भी लेंगे, फिर वो अनारक्षित में भी आएंगे, और हर स्टेज पे उनके लिए एक बैसाखी दी गई है। जैसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जी, वो कम रहेंगे तो उनको एक अतिरिक्त बोनस अंक भी दिया जाएगा। जब प्रतीक्षा सूची बनेगी तो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अनारक्षित की प्रतीक्षा सूची में भी रहेगा और आरक्षित की प्रतीक्षा सूची में भी रहेगा। मैं चाहे इधर से भी उसको मौका रहेगा, इधर से भी उसको मौका रहेगा। तो हर कदम कदम पर पूरे आप नियम देख लीजिए, मेरे सामने आज भी मैं पूरी विसंगतियां इसमें छांट के लाया हूं। कदम कदम पर इसमें आरक्षित वर्ग के प्रति एक पक्षपात दिख रहा है। मैं कह रहा हूं ना कि मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, मिलना चाहिए भाई, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व है, पदोन्नति में आरक्षण भी मिलना चाहिए, लेकिन जब 36% आपको मिल गया तो फिर बाकी 64% बाकी लोगों को छोड़ो। पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ये कहां जाएंगे? वो कह रहे हैं भकोरिया जी कि जब आरक्षित वर्ग का पदोन्नति हो जाएगी तो पहले ही मेरिट के आधार पे चले जाएंगे। फिर अनारक्षित वर्ग में जब आरक्षित वर्ग के लोग पहुंचेंगे तो ऑलरेडी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंचे, नहीं ऐसा नहीं है, वो पहुंचे। कम मेरिट वाले जो लोग हैं वो फिर इसमें आएंगे जी, और पहले भी आते रहे हैं तो, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और उनको इधर बोनस अंक भी दिया जा रहा है कि नंबर कम होने पे एक अतिरिक्त अंक भी उनको दे दिया जाएगा।
तो इस तरीके से चारों तरफ से उनको जो सपोर्ट मिलता है, और पिछला उदाहरण हमारा ये कहता है 2002 के पदोन्नति नियमों का, हमने मंत्रालय का आपको बताया कि 65 में से 58 पे वो लोग हो गए थे। कौन? तो अपर सचिव। अच्छा, दूसरा एक मिनट भगोरिया जी आपके पास आऊंगा। हाँ भाई, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी जैसा हमारे छोटे भाई हैं, हमारे मित्र हैं भगोरिया जी, उन्होंने जैसे अभी कहा कि वो इससे भी संतुष्ट अभी नहीं है, इसमें भी बता रहे कि ठीक है फिर भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, पर वो वैसा तो नहीं हो पाया जैसा हम चाहते थे। मतलब वो कुछ और भी अभी उनको इसमें कमी दिख रही है। वो ये कह रहे हैं पहले अनारक्षित वर्ग का डीपीसी हो जाए, उसमें जो आरक्षित वर्ग के चले जाएं, फिर जो बचा हुआ है उसमें आरक्षित वर्ग फिर। हाँ, माने पहले तो हम अनारक्षित में कब्जा कर लें और फिर हम इसमें आरक्षित में भी आ जाएं। अब क्या थोड़ा सीक्वेंस पलट दिया कि पहले आरक्षित की हो जाएगी फिर अनारक्षित, तो कोई ज्यादा अंतर उसमें आने वाला नहीं है जी। दूसरी बात हम ये कह रहे थे इसमें कि इन्होंने अभी कहा भगोरिया जी ने जी कि जो अनारक्षित श्रेणी है वो तो सबके लिए है जी। तो मैं इस की वो कह रहा हूं कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है जी। अनारक्षित का मतलब ये है सबके लिए खुली जरूर है वो श्रेणी, पर तब खुली है जब आप आरक्षण का लाभ ना लें। जैसे अगर कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अपने आरक्षण का क्लेम छोड़ देता है जी, और एक सामान्य व्यक्ति की भांति अगर आवेदन करता है जी, तो उसके लिए अनारक्षित की श्रेणी खुली हुई है। माने अनारक्षित में आने से किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के, धर्म के व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप आरक्षण का क्लेम करके आ रहे हैं और आरक्षण के आधार पे सिलेक्शन आपका हो रहा है, तो हमारा कहना तो फिर आपको आरक्षित में ही रहना चाहिए। अच्छा, एक और सबसे बड़ी विसंगति की ओर मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति आरक्षित श्रेणी में भर्ती हुआ जी, बाद में फिर उसकी जब पदोन्नति का टाइम आया तो वो अनारक्षित में चला गया। जैसा अभी भगोरिया जी ने बताया कि कुछ लोग अनारक्षित में चले जाएंगे, तो जब वो एक बार अनारक्षित में चला गया तो फिर वो बाकी जीवन भर अनारक्षित में ही रहे, तो ऐसा भी नहीं है। फिर कभी जब मौका आएगा तो वो फिर आरक्षित में आ जाएगा। ये भी इन नियमों में प्रावधान है। मतलब वो व्यक्ति छलांग लगाता रहेगा जब जैसी उसको सुविधा हुई। जब उसको आरक्षित में होने का फायदा मिल रहा है तो वो आरक्षित श्रेणी में रहेगा, जब उसको अनारक्षित में होने का फायदा मिल रहा है तो अनारक्षित में चला जाएगा। फिर और उसके बाद की पदोन्नति में अगर उसको लगा कि आरक्षण में फायदा है तो वो अनारक्षित से कूद के फिर आरक्षित में आ जाएगा जी। तो माने ये पूरे नियम जो है। दूसरी एक सबसे बड़ी मैं आपत्तिजनक बात आपको बताऊं, नियम ये कहते हैं कि जो डीपीसी गठित होगी उसमें अनिवार्य रूप से एक अधिकारी एससी वर्ग का होना चाहिए और एक अधिकारी एसटी वर्ग का होना चाहिए। तो क्या सरकार को स्वयं अपने अधिकारियों के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अधिकारियों की निष्ठा पे विश्वास नहीं? अधिकारी तो अधिकारी है, संविधान की नजर में सब अधिकारी बराबर हैं, वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज। ये तो संविधान की समानता के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है कि आप कोई ये विश्वास नहीं है कि अनारक्षित वर्ग का अधिकारी रहेगा तो वो न्याय करेगा। तो फिर हम भी मांग करते हैं कि ये डीपीसी में ये प्रावधान क्यों नहीं किया गया कि उसमें अनिवार्य रूप से एक सदस्य सामान्य वर्ग का भी होगा। अगर माहौल ऐसा बन गया है और सरकार खुद अपने नियमों के द्वारा उस चीज की पुष्टि कर रही है कि मैंने आरक्षित वर्ग के लोग केवल आरक्षित वर्ग के अधिकारी पे ही भरोसा कर सकते हैं जी, तो सरकार कम से कम गजट नोटिफिकेशन में ये बात डाल के और ये संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ बात कर रही है। अधिकारी अधिकारी है, किसी भी वर्ग का कलेक्टर है एक। अब वो कलेक्टर कौन सी जाति का है ये कोई नहीं देखता, कलेक्टर जो होता है वो कलेक्टर होता है। चलिए तो आ रहा हूं नायक जी, एक हम टिप्पणी ले लें गौतम जी से। जी गौतम जी, जो भी ये नियम प्रक्रिया बना है उससे क्या आप माहौल देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? सर, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भाजपा भले कांग्रेस का विरोध करती है और दिग्विजय शासनकाल को बंटाधार का वो उपाधि भी देती है, पर ये जो नियम जब मैंने पढ़े और समझे तो एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि 2002 में जो दिग्विजय सरकार ने नियम बनाए थे लगभग वही नियम दूसरे शब्दों में बना दिए गए हैं, जैसा कि नायक जी ने कहा जी। यानी मुझे लगता है मोहन यादव जी दिग्विजय सिंह से प्रभावित हैं और उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कई विसंगतियां जरूर हैं इसमें, जो आंकड़े अभी नायक जी ने पेश किए उस चौंकाने वाले जरूर हैं। आरक्षण का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए, परंतु जो 3 से 4 बार देते हैं वो ठीक नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं इसमें भी वोट बैंक पे नजर लगा रही है कि हम SC ST या OBC वर्ग के नजदीक हैं और हम उनको उतनी महत्वता देते हैं, पर इस पॉलिसी में नहीं, इसमें तो OBC भी प्रभावित है ना, केवल SC ST का। OBC में भी क्रीमी लेयर बचा हुआ है, बाकियों को शायद मिलेगा उसमें भी आरक्षण सर।
36% में। हाँ, नहीं, नियुक्ति में है, उनको पदोन्नति में नहीं है। नियुक्ति में है सर, हो सकता है थोड़ा सा, पर कहने का मतलब है कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वोट बैंक को सामने रखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया। एक और दिलचस्प बात है सर, यही सेवा जो प्रमोशन के नियम है 2002 के, जहां तक मेरी जानकारी है 2015 या 16 में हाई कोर्ट ने इस नियम को गलत बता के खारिज कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी सर जी। अब जिस नियम को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसी नियम को दोबारा दूसरे शब्दों में रखना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है। पर ये स्वाभाविक बात है, कोर्ट का अपना जस्टिफिकेशन है या ज्यूरिसडिक्शन है, उसको कैसे लेते हैं। पर सरकार जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में चल रही है। कहीं हो सकता है इसका इशारा बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव को भी तो फोकस करके नहीं किया गया हो कि हमने आरक्षित वर्गों को लाभ दिया है आरक्षण का। इसके विरोध में पहले भी बातें उठती रही हैं। तो समानता का अधिकार कर्मचारियों को मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलता तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में रोष जरूर पनपेगा। दूसरा सरकार का सर एक लाइन और है कि मुझे लगता है कि दावा है कि प्रमोशन से पद खाली होंगे तो रिक्तियां भरी जाएंगी। हालांकि ये मुझे अभी नहीं लग रहा कि सरकार जो पद खाली होंगे उसमें नई भर्तियां करेगी, क्योंकि तृतीय वर्ग में सर ज्यादातर काम यदि मंत्रालय या बाकी विभागों का लेंगे तो आपको पता आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। इसलिए सरकार की प्रायोरिटी में शायद वो तृतीय वर्ग में नई नियुक्तियां करना अभी प्रायोरिटी में नहीं आया है। जी 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 भगौरिया जी, अभी आप नायक जी अपनी बात रख रहे थे तो आप कुछ बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, अब बताइए। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकार का अपना स्वयं का सर्वे था। मध्य प्रदेश का गठन होने के बाद जी 1990 में सरकार ने ये स्वयं पाया कि 20 और 16% का जो प्रावधान था सरकार का, इन 44 वर्षों में भी शासन स्तर पर इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो गई थी। यहां तक कि यह भी पाया कि जो चतुर्दश श्रेणी की भर्ती होती थी, उस भर्ती में भी फाइलों में यह लिखा पाया गया कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। इससे सरकार काफी दुखी हुई थी और आरक्षण अधिनियम 1994 बनाया गया था। अब समस्या यह थी कि आरक्षण अधिनियम 1994 से सीधी भर्ती का तो हम पालन कर लें, लेकिन सरकार में 50 से 75% पदोन्नति होते हैं। उन पदों पर आरक्षित वर्ग की प्रतिनिधित्व कैसे हो, उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, और साथ साथ वो बता रहे हैं नायक जी कि 64 में से 58 आरक्षित वर्ग के हैं। मैं बता रहा हूं ना, वो क्लियर कर रहा हूं जी। और उसके बाद फिर उसी को आधार मानकर पदोन्नति नियम 2002 बनाया गया, और 2 बनाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का गठन हो गया। 30% कर्मचारी पद सहित छत्तीसगढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ, अधिकांश अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश वापस आ गए हैं और पद वहीं छोड़ गए, कर्मचारी यहां आया और वो पद सांकेतर घोषित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में पदों की कमी हुई। 30% पद दिग्विजय सिंह सरकार ने कम किए थे 99 में। अब पद थे ही नहीं तो पदोन्नति हो कैसे? समस्या यह है कि पदोन्नति हम 2002 बनने के बाद भी 99 में जो भर्ती हुई, आरक्षित वर्ग का तृतीय श्रेणी कर्मचारी 2009 में यूडीसी बना है। नायक साहब को भी बहुत अच्छे पता है, पदोन्नति हुई है। अब ऐसी स्थिति पदों की कमी से समस्या। दूसरा, जब 90 तक आरक्षित वर्ग के लोग अधिकारी थे ही नहीं, ऊपर पद थे ही नहीं, पूरा बैकलॉग खाली पड़ा था। अब जब लाइन एकदम क्लियर मिली तो पदोन्नति तो वो बैकलॉग पदों पर ऊपर तो जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो वहां प्रॉब्लम हुई, लेकिन समस्या ये कुछ ही जगह हुई। अब मैं अभी गारंटी से बोल सकता हूं कि मल्लवन के अंदर ऐसा कोई एक अनुभाग अधिकारी बना दो जो अनारक्षित पद पर पदोन्नत हुआ हो। बताएं आप, ऐसा कोई है क्या? मैं अभी खुद रेशो निकाल दूंगा, ज्यादातर पद खाली पड़े हैं केवल उच्च पदों पे। अब ये तो समस्या है ही कि जहां 3 पद हैं, तो आप 40 वर्ष जिस पे पद पे रहे हो तो कम से कम भाई 10 वर्ष आरक्षित वर्ग को भी तो अवसर दोगे। अब यही बोल, अगर 3 है तो तीनों भर गए तो भाई अवसर तो देना। अब 3 पद बोलोगे फुल भरे हैं, 11 पद हैं तो 11 पूरे बने अंडर सेक्रेटरी। ऐसे भाई क्या है कि, और दूसरा सरकार ने समाधान किया है कि यदि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अनारक्षित पद पर पदोन्नत होता है तो जब भी वो उससे पदोन्नत होगा या रिटायर्ड होगा तो वो पद अनारक्षित को वापस दिया जाएगा। ये प्रावधान है। वो जिस तरह जो उन्होंने कहा, और अभी मैं और बताऊं, जब सरकार ने पदोन्नति के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखे तो हैरत थी कि जिलों में ऐसा पाया गया, आप स्वास्थ्य विभाग में देख लें, एजुकेशन में देख लें, पंचायत विभाग में देखें कि 27 साल की सर्विस होने के बाद सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी, एडीओ आरक्षित वर्ग के बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हुए हैं। यहां तक पाया गया, अभी मैं मीटिंग में था, कई अधिकारियों ने बताया कि जिले में तो यह स्थिति है
कि वो देखते थे अरे डीपीसी नहीं करते थे, अरे टिपिकल नियम है बनाने नहीं, अरे कौन डीपीसी नहीं होती थी। तो ये खासतौर समस्या यहाँ नहीं थी, समस्या ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम, अच्छा मैंने कई बार, हमारे तो वरिष्ठ हैं नायक साहब, कर्मचारी नेता, सुनिए मैं बता रहा हूं, इन्होंने खुद कहा है, देखिए सर, इन्होंने खुद कहा है, मैं पक्ष करता हूं, और मैंने तो ये पाया है कि 90 के पहले तो विंध्याचल सतपुड़ा भवन में तो मुझे पता ही नहीं कि भर्ती कैसे होती है। कम से कम आरक्षित वर्ग का व्यक्ति नियम अनुसार तो आया, रोजगार कार्यालय से आया, सेलेक्ट होके आया, परीक्षा पास करके आया है। तो सिस्टम में तो ऐसा रहा कि पर्चियों पे भी नौकरी लगी है। अब ये मानो आपको भर्ती करना 10%, लेकिन कर दी 90%। एक ही एज के लोग एक साथ एक पद पर जाएंगे और ऊपर पद है मानो 5। अब जब तक उन 10 पद, जब एक ही उम्र के 10 लोग हैं तो उनमें से पदोन्नत कैसे होगा? 5 ही होंगे ना, वो रिटायर होंगे जब जाके नंबर मिल पाएगा। तो समस्या तो सिस्टम में है। अब आप संतुष्ट हैं? अब ये नियम मिलेगा, सबका लाभ है और सबको अवसर मिलेगा इसमें। हाँ ये जरूर है थोड़ा, लेकिन उसको हमने स्वीकार किया है कि सरकार जो कर रही है कम से कम इस गुलथी को उलझा है। मैं तो देखो अभी भी स्वीकार नहीं करते कि दोनों जगह फायदा आप लोगों दोहरा, फिर भी नहीं स्वीकार करते। आप देखिए, मैं बताऊं आपको सर, आप स्वयं सर्वे कर लीजिए, आज की डेट में सर्वे कीजिए, आप विभागों में जाइए जी। आज तक सर, और हमने टीआरआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है, अभी भी 1,04,000 पद बैकलॉग के पड़े हैं। और अभी भी, अच्छा कहीं मत जाइए आप, कर्मचारी समय कम है, कहीं नहीं जाइए, कर्मचारी संगठन देख लिए, कितने संगठन है, कितने आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष हैं संगठनों में। क्या इन 70 वर्षों में इतना योग्य और कोई आपको नहीं मिला? कहीं ना कहीं इस वर्ग की सामाजिक स्तर उतना नहीं बढ़ पाया। एजुकेशन होने से ये पाने से कुछ नहीं होता है। सामाजिक का मतलब है, जैसे हम पढ़ते हैं संविधान में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाजवादी, मतलब प्रबुद्ध का मतलब होता है धन बल तन और वैभव, हर तरह से व्यक्ति संपन्न हो। चलिए नायक जी, अब तो ये हो गया है, खैर इनका उत्तर तो देके ही बकोरिया जी ने जो कहा है, आगे आपका क्या रणनीति है? अगर यही लागू तो सरकार करने लागू जा रही है, अब सपा क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल हम विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे, हमें हर मोर्चे पे लड़ेंगे, न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि जिन नियमों को, जैसा कि हमारे पत्रकार भाई हमारे गौतम जी वरिष्ठ हैं हमारे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जिन नियमों को कोर्ट खारिज कर चुका है, अगर वो नियम इतने अच्छे थे, जैसा भगोरिया जी उन नियमों का बड़ा गुणगान कर रहे हैं, तो फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको खारिज क्यों किया था? शासन की कमी थी सर, शासन की कमी ये थी कि समय सीमा 1 महीने का समय दिया था, आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। नहीं आप आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। एक मिनट भगोरिया जी, आपने अपनी बात बहुत काफी लंबी रखी है, उनकी बात सुन लीजिए। ये गलत बात है जी। जो 2002 के जो नियम थे वो केवल मध्य प्रदेश के ही खारिज नहीं हुए, यूपी के भी खारिज हुए थे, बिहार के भी खारिज हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार का तो भाई आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की गलती थी, उसने सही ढंग से केस नहीं लड़ा, यही कह रही है, तो भैया यूपी सरकार की भी गलती थी, बिहार सरकार की भी गलती थी। कुल मिला के वो जो नियम बनाए गए थे 2002 में, मैं अगर आपके पास समय हो तो मैं उसकी भी व्याख्या कर दे। 2 मिनट 3 मिनट है। हाँ, क्या था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगा दी थी कि इन शर्तों के साथ आप पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हो जी। एक शर्त यह थी कि पहले आपको प्रतिनिधित्व देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो 36% देना है तो देना ही है। आप देखिए कि कितना प्रतिनिधित्व कम है, अगर 32% प्रतिनिधित्व है तो 4% दीजिए अकेला जी। अगर 30% प्रतिनिधित्व है तो 6% दीजिए। माने हर बार हर डीपी के सी के समय आप तय करिए कि कितना प्रतिनिधित्व कम हो रहा है जी। दूसरा उन्होंने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण देने से प्रशासन की दक्षता पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को ओबलाइज करने के लिए और हम उसमें अयोग्य लोगों को भर लें जी। तो ये कोर्ट ने कुछ उसमें शर्तें लगाई थी। उनने तो एफिशिएंसी टेस्ट तक की बात करी थी। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने जब पदोन्नति नियम राज्य सरकारों ने बनाए तो उनने ये शर्तें उसमें नहीं लगाई जी। उनने प्लेन नियम बना दिया कि वो तो पदोन्नति में आरक्षण देना। इसी बात को चैलेंज किया गया और इसी बात पर वो सब नियम जो थे वो खारिज हुए और अभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और जैसा हमारे भाई गौतम जी ने बताया कि उन्हीं को पुरानी दवाई को नई पैकिंग में पेश कर दिया गया, थोड़े शब्द चेंज कर दिए गए और बात वही जो की त्यों कर दी गई। तो ये भी कोर्ट के सामने हमें पूरा विश्वास है ये नियम ठहरेंगे नहीं। और इसके अलावा कैविएट लगा दी है सरकार ने। तो क्या हुआ? कैविएट लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ ये होता है कैविएट का मतलब उत्तर देना पड़ेगा कि दोनों का भी सुनो। हाँ, माने एक तरफा स्टे नहीं दिया जाएगा जी। हाँ, दोनों का पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट करेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा लेकिन नायक जी फिर तो बिना पदोन्नत के लोग रिटायर होते रहेंगे, फिर स्टे लग जाएगा। अब साहब देखिए, इतना हमने, जैसे मैं अपना ही उदाहरण बताऊं जी,
मैं पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टॉप करके आया था। 1987 में व्यापम ने परीक्षा ली थी, 1,86,000 प्रतियोगी बैठे थे, उसमें मैंने टॉप किया था। लेकिन 39 साल की मेरी सेवा हो गई, मुझे एक भी पदोन्नति नहीं मिली, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जी। हाँ, तो अब जब इतना उतर गई लोई, अब क्या करेगा कोई, हमारी बुंदेलखंडी कहावत है। जब इतना नुकसान उठाया है तो हम और नुकसान उठाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे और सड़कों पर भी जाएंगे। जी चलिए, हमारा समय भी गौतम जी आपसे एक और टिप्पणी लेनी थी, लेकिन समय की सर एक मैं कहना चाहूंगा, समय हो गया। ये पिछड़ेपन वाला जो बोला, एम नागराज वाला प्रकरण था जिसमें कार्यदक्षता और इसमें प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन वाला आंकड़ा लेना था, जिसमें से 2 आंकड़े तो सरकार रख ही रही ना, जो एफिशिएंसी दिखा रही है, जो उन्होंने सीआर वाला पॉइंट रखा वो रखा ही है, और प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने फिक्स किया ही है। दूसरा 122 रखा है, अभी ये क्लियर नहीं किया है, 36 और हमको 20 मिल ही जाएगा। 122 अब अधिकारी क्या निकालते हैं उन पर निर्भर है। जब से सूचना का अधिकार लागू हुआ है, सीआर का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी सीआर देख सकता है, उसके नाम फालतू में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रखे हुए हैं जी। तो सीआर किसी की एफिशिएंसी का अब कोई मापदंड नहीं रह गया है जी। समय समाप्त हो गया है नायक जी, फिर से इस मुद्दे पे एक बार और बैठ जाएंगे और फिर बहस कर लेंगे, और अगला समय 1 घंटे के लेंगे, इससे पर्याप्त बकोरिया जी और नायक जी आप अपनी बात रख सके। गौतम जी आपसे टिप्पणी लेनी थी, लेकिन समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी आपका, बकोरिया जी आपका, गौतम जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने मध्य प्रदेश में 9 साल से रुकी सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चर्चा की, जिसे एक तरफ सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ सपाक्स इसके न्याय संगत होने पर सवाल खड़े कर रहा है। सपाक्स का कहना है कि सामान्य वर्ग में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को मिलने वाली पदोन्नति दोहरे लाभ की श्रेणी में आती है। आरक्षित वर्ग को प्रमोशन के लिए न सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलता है, बल्कि सीनियरिटी के चलते सामान्य वर्ग में भी प्रमोशन का लाभ मिल जाता है। ऐसे में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों का अधिकार मारा जाता है। बहरहाल प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। आगे देखना होगा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की नाराजगी से कैसे निपटती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।